हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ टेंसर। रैंक ऑफ टेंसर में हम कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट टेंसर भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रैंक ऑफ टेंसर। द रैंक ऑफ अ टेंसर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सफिक्स आर द इंडेसेस अटैच्ड टू इट। यानी कि जो हमारा रैंक ऑफ टेंसर रहता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? जो रैंक ऑफ टेंसर है हमारा, वह नंबर ऑफ सफिक्स या फिर इंडेसेस के इक्वल के बराबर रहता है जो टेंसर के साथ अटैच रहता है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि टेंसर का रैंक कितना है। जैसे कि हमने इसके पहले जाना था कि जो सबस्क्रिप्ट होता है और जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, यानी कि जो टेंसर के लोअर इंडेसेस और अपर इंडेसेस की बात करते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि टेंसर का रैंक कितना है। जो कि इंडेसिस है वह टेंसर के साथ अटैच रहता है। द रैंक ऑफ अ टेंसर व्हेन राइज्ड एज पावर ऑन द नंबर ऑफ द डायमेंशंस गिव द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द टेंसर। जो रैंक ऑफ टेंसर है, रैंक ऑफ टेंसर जो हमने इंडेसिस के रूप में जिसको लिया था, तो जो हमारा उसमें पावर के रूप में रहेगा, जो नंबर रहेगा टेंसर के सफिक्स में, या फिर सफिक्स की बात करें, फिर इंडेसिस की बात करें, है ना, जिसको अपन लोअर स्क्रिप्ट या फिर सब स्क्रिप्ट या फिर हायर स्क्रिप्ट बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो जो पावर रहेगा, ठीक है, नंबर के फॉर्म में रहेगा, जो कि डायमेंशनस बताता है हमको, ठीक है, उसकी विमा बताता है। एंड गिव द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द टेंसर, और वही क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है टेंसर का। जैसे कि यहाँ पे हम आगे इसके बारे में जानेंगे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होता है और पावर के रूप में जो है डायमेंशंस कैसे होता है। Thus, a tensor of rank n in three-dimensional space has 3 to the power n। तो जैसे कि ऊपर में हमने यहाँ पे पढ़ा था when the rise as power on the number। तो यहाँ पे देखिए कि जो रैंक है टेंसर का वो n है। अ टेंसर ऑफ रैंक n इसमें इन थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, थ्री डायमेंशनल से इसलिए, और जो रैंक है उसको पावर के रूप में दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये रैंक हो गया n रैंक का, और डायमेंशनल इसका कितना हो गया, 3 डायमेंशनल्स हो गया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये n रैंक का टेंसर है 3 डायमेंशनल के साथ, ठीक है, और ये कंपोनेंट भी बताएगा वही। एंड 4 डायमेंशनल स्पेस इट हैज़ 4n कंपोनेंट्स, 4 टू द पावर n कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे 4 के लिए भी वैसे बता सकते हैं कि यदि टेंसर हमारे पास n रैंक का है, उसके 4 कंपोनेंट है, 4 डायमेंशनल स्पेस का है, तो उसको अपन कितना लिखेंगे, उसको अपन लिखेंगे इतना 4n, ठीक है, ये लिखेंगे अपन। Therefore, rank of tensor give the number of mode of change of physical quantity when passing from the one system to another one। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जो रैंक ऑफ टेंसर है वो हमको नंबर के मोड में चेंज करने के लिए देता है। तो जब उसकी क्वांटिटी को हम एक सिस्टम से दूसरे क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो बदल जाता है ना, क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने पर जो है उसके मोड जो है क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। विच इन इज इन रोटेशन रिलेटिव इट इज़ टू फर्स्ट वन, जो कि हम उसको अपन रोटेशनल रिलेटिव से कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं उसमें। एंड दस अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज, लेकिन वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती। when the axes are rotated is a tensor of zero rank। जब टेंसर जो हमारा रोटेट करता है, ठीक है, एक्सेस के हिसाब से, और जब वहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, यदि हमने टेंसर रोटेट किया और क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसको जब हम चेंज कर रहे हैं अपन, तो उसकी क्वांटिटी उस दरमियान चेंज नहीं होती है, तो उस रोटेशन एक्सेस को अपन क्या बोलेंगे, टेंसर ऑफ जीरो रैंक बोलेंगे। कितना बोलेंगे, टेंसर ऑफ जीरो रैंक के नाम से जानेंगे। सिंस द नंबर ऑफ मोड ऑफ द चेंज इज जीरो, जबकि वहाँ पे जो है, जो मोड है वो भी जीरो होगा, चेंज इज जीरो हो जाएगा।
एंड दिस क्वांटिटीज ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो हम अभी इक्वेशन नीचे लेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। एंड दिस क्वांटिटीज आर स्केलर्स, और वो क्वांटिटीज क्या कहलाएंगे, स्केलर कहलाएंगे, है ना। हमने पढ़ा है एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है, स्केलर क्वांटिटीज होता है। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो एक सिस्टम से अपन दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं रोटेट करके टेंसर को, और तो उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती है, क्वांटिटी दैट नॉट चेंज व्हेन द रोटेट सेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो क्वांटिटीज होगा वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। एंड द क्वांटिटीज विच ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन and only have the index, and hence there is only one way of transformation, so three quantities may be taken as the tensor of rank 1। क्या कह रहे हैं कि जो हम क्वांटिटीज ले रहे हैं और जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन लेंगे, तो जो इंडेक्स होगा ओनली वन इंडेक्स, एंड देयर इज नो वन वे ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, और एक ही इंडेक्स है और उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। So these quantities may be taken as the tensor of rank 1। ओनली वन इंडेक्स है और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म उसको हमने नहीं लिखा है, तो उसको अपन कितना बोलेंगे, रैंक ऑफ टेंसर 1 बोलेंगे, यानी कि 1 रैंक का टेंसर बोलेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दिस क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के हिसाब से उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, बात करें, तो जो क्वांटिटीज होगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा। भले ही रैंक 1 रैंक है टेंसर, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, ठीक है, या फिर जो हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाएंगे उससे, तो जो क्वांटिटीज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा। हेंस द वेक्टर आर रिलेटेड टू द टेंसर ऑफ रैंक 1। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो 1 रैंक के टेंसर होते हैं, और जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो 0 रैंक के टेंसर होते हैं। ये दोनों पॉइंट आउट है यहाँ से। जो 1 रैंक है वो वेक्टर क्वांटिटीज है, वो 1 रैंक है वो वेक्टर क्वांटिटीज में आएगा, यानी कि टेंसर ऑफ रैंक 1 हो गया। और यदि टेंसर का रैंक 0 है तो वो स्केलर क्वांटिटीज आएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था रैंक ऑफ टेंसर का। और यहाँ पे हमने जाना कि डायमेंशनल्स भी कितने हैं, स्पेस में कितने डायमेंशन तक ले सकते हैं उसको, उसके कंपोनेंट कैसे बता सकते हैं, उसका रैंक कैसे बता सकते हैं। तो ये सब इंडेसिस पे डिपेंड करता है। इंडेसिस जितने रहेगा उतने उसके रैंक होंगे, उतनी उसकी विमाएँ रहेंगी, विमाएँ से भी हम पता लगा सकते हैं। तो डायमेंशनल स्पेस और यहाँ पे उसका जो रैंक है वो पता लग गया हमको कि कितना होता है रैंक, और कैसे निकालते हैं, किसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि टेंसर का रैंक कितना होगा, कौन स्केलर क्वांटिटी और कौन वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी अपन जान गए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट मेन टॉपिक है इसमें, इसी से हम टेंसर ऑफ रैंक भी, टेंसर के बारे में बता सकेंगे कि उसका रैंक कितना है। And there are the two following way to specifying the components of a vector और वेलोसिटी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे अपन जो है स्पेसिफाई करने के लिए वेलोसिटी को एग्जांपल के फॉर्म में लेने वाले हैं। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री इट्स कंपोनेंट आर रिटन एज, जैसे यहाँ पे अपन लिया है x डॉट, तो x डॉट इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, dx बाई dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dx बाई dt, तो ये dx बाई dt हो गया। एंड y डॉट इक्वल टू dy बाई dt, ये y डॉट के लिए हो गया। हमने दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिए हैं। अब इसके लिए ऑब्लिक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिया है चूज किया अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा ले लिया। अल्फा डॉट इक्वल टू अपन क्या लेते हैं, डी अल्फा बाई डी टी, एंड बीटा डॉट इक्वल टू क्या लेते हैं, डी बीटा बाई डी टी हो गया। इसके साथ पोलर कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं अपन। पोलर कोऑर्डिनेट लेंगे आर डॉट और थीटा डॉट, तो आर डॉट इक्वल टू हमने लिया है डी आर बाई डी टी, एंड थीटा डॉट इक्वल टू लिया है हमने डी थीटा बाई डी टी। तो ये हमने वेलोसिटी कंपोनेंट लिया है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये ऑब्लिक कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से
हमने वेलोसिटी के फॉर्म में लेकर इसको एक्सप्लेनेशन करना है, इसको बता रहे हैं। आगे इसको एक्सप्लेन करने पर हमको पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रावेरेंट कहलाएगा कि कोवेरेंट कहलाएगा, वो लास्ट एंडिंग में पता चलेगा। यहाँ पे जो थीटा डॉट है, ठीक है, थीटा डॉट और थीटा डॉट का जो है सेम डायमेंशन नहीं होगा। ऑल दिस इक्वेशन 11.35 यानी 11.37 जो इसके ऊपर हमने लिया था इक्वेशन 11.35 और ये 11.37 है, गिव द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी of the same particle and so these are related by the same transformation relation। तो ये जो इक्वेशन 11.35 और 11.37 ये जो दोनों इक्वेशन है वो सेम पार्टिकल का जो है सेम वेलोसिटी बताते हैं, सेम वेलोसिटी के पार्टिकल के लिए हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होगा वह भी सेम होगा। तो डी अल्फा बाई डी टी, ठीक है, डी अल्फा बाई डी टी इसको अपन डेल अल्फा अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास इसी को है चैन रूल के हिसाब से y के लिए, तो डेल अल्फा y अपॉन डी वाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ये हो गया। या फिर अल्फा डॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल अल्फा अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस डेल अल्फा अपॉन वाई इंटू वाई डॉट, तो ये हो गया अपना। उसके बाद बीटा डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा डॉट इक्वल टू इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं, बीटा डॉट इक्वल टू डेल बीटा अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस डेल बीटा अपॉन डेल वाई इंटू वाई डॉट। सिमिलरली आर डॉट के लिए भी निकाल लेते हैं, आर डॉट इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई, सॉरी वाई डॉट। तो ये आर डॉट के लिए हो गया। सिमिलरली अपन यहाँ थीटा डॉट के लिए भी कर सकते हैं इंक्लूड, थीटा डॉट इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस डेल थीटा अपॉन डेल वाई इंटू वाई डॉट। अब इसको जनरल फॉर्म में अपन लिख लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी फॉर्म में। तो म्यू आई लिए हैं, डैश म्यू आई डैश लिए हैं, और यहाँ पे 3 हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, थीटा आर और बीटा, ठीक है। ये तीनों के लिए अपन 3 ले लेंगे। तो जे समेशन जे इक्वल टू 1 से कहाँ तक, 3 तक, फ्रॉम द समेशन जे इक्वल टू 1 एंड 3। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स जे एंड वी जे, या फिर म्यू जे बोलते हैं इसको, म्यू जे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडेसिस है आप देख सकते हैं, ये जो आई है और ये जे है, मेन यहीं से आपको पता चलेगा, मेन जो है यहीं से आपको पता चलेगा कि जो इंडेसिस है वो ऊपर में है कि नीचे में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडेसिस है वो ऊपर में है, ये म्यू है, म्यू के ऊपर में जस्ट इंडेसिस आई है, यहाँ भी म्यू के ऊपर में जस्ट इंडेसिस जे है। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग है इतना अपना, ये जो बीच वाला पार्ट है समेशन के साथ, ये जो बीच वाला पार्ट है वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग है इतना, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में आया है। और इसके जो भी वाले पार्ट हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये म्यू, सॉरी वी बोल दिया मैं, म्यू आई डैश और ये म्यू जे, तो यहीं से पता चलता है कि वह कॉन्ट्रावेरेंट है कि कोवेरेंट है। यदि इंडेसिस आपका सबस्क्रिप्ट रहा, सबस्क्रिप्ट मतलब जो है इंडेसिस नीचे में रहेगा, और यदि इंडेसिस आपका ऊपर में रहा यानी कि सुपर स्क्रिप्ट रहा, तो यहाँ पे इंडेसिस देख सकते हैं आप लोग ऊपर में है, तो ऊपर में है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे, और ये हमारा कॉन्ट्रावेरेंट आंसर होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रावेरेंट आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने कॉन्ट्रावेरेंट आंसर के बारे में जाना, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज करके भी देखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक कितना है टेंसर का, यहाँ पे रैंक है टेंसर का वो 1 है, क्योंकि इंडेसिस 1 है, और विमा कितनी है इसकी 3 है, नंबर है ना। तो यही हमको बता दिया कि कितने का है, 3 विमा का है।
और इंडेक्सेस के थ्रू हम पता लगा लिया है कि इसका रैंक कितना है, 1 रैंक है। तो ये हम जान गए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के बारे में। आइए अब कोवेरिएंट टेंसर के बारे में जानते हैं। अब कोवेरिएंट टेंसर के बारे में जानते हैं तो ऊपर में जो हमने अभी लिया है कंपोनेंट लिए हैं, जो वेलोसिटी कंपोनेंट लिए हैं, उसी को जो है अपन वेलोसिटी पोटेंशियल के फॉर्म में है, ग्रेडियंट वेलोसिटी पोटेंशियल के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कोवेरिएंट। शुरू करते हैं। इन द अदर वे वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमने जो है जो वेलोसिटी लिया है उसको पोटेंशियल के फॉर्म में लिया है, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर्म में लिया है। इफ फाई इज अ वेलोसिटी पोटेंशियल, फाई को हम यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल के फॉर्म में ले लिए हैं। एंड देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम आर del phi by del x एंड del phi by del y। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ले रहे हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट हैं x और y। इन जनरल दीज आर कॉल्ड रिसॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी। इसको जनरली क्या कहा जाता है, रिसॉल्व ऑफ पार्ट्स वेलोसिटी कहा जाता है। इन कार्टेशियन सिस्टम रिसॉल्व पार्ट्स एंड components are indistinguishable, and while in oblique system they are different, and the transformation of this resolve part of given s। तो जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम लिया था उसको जो है अपन रिसॉल्व पार्ट यहाँ पे ले लेते हैं, उसका रिसॉल्व पार्ट लेते हैं। जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या है, इंडिस्टिंग्विशेबल है। और जो हमारा सिस्टम है वो ऑब्लिक सिस्टम से जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के हिसाब से जो है इसको अपन कैसे लिखेंगे, एंड del phi by del alpha, del phi by del alpha equal to del phi upon del x, एंड यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है। एंड del phi by del x upon del alpha प्लस del phi by del y एंड डॉट del y by del alpha। अब ये अल्फा के लिए हो गया। सिमिलरली आप बीटा के लिए यहाँ पे लिख लीजिए del phi upon del beta इक्वल टू del phi upon del x डॉट del x upon del beta प्लस del phi by del y एंड डॉट del y by del beta। वैसे अपन r के लिए ले सकते हैं del phi by del r इक्वल टू del phi by del x डॉट del x by del r प्लस del phi by del y डॉट del y by del r। ये हो गया। अब थीटा के लिए ले लीजिए, थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, del phi by del थीटा इक्वल टू del phi by del x इंटू del x अपॉन del थीटा प्लस del phi by del y इंटू del y by del थीटा। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि 3 फॉर्म हमारे पास 3 डायमेंशनल्स में है। तो v म्यू डैश आई, यहाँ पे हमने म्यू डैश आई लिया, इंडेसिस आई के फॉर्म में लिया है। एंड j इक्वल टू 1 से कहाँ तक, 3 तक समेशन ले सकते हैं अपन। तो del एक्स जे अपॉन del एक्स डैश आई इंटू म्यू जे। अब कहोगे सर आप इतना तो बता दिए लेकिन ये नहीं पता चला हमको कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो है जब ये वी आई है तो यहाँ पे किसको जे लेना है, यहाँ पे जे इक्वल टू 1 लेना है, वो कैसे अपन डिसाइड करेंगे। तो याद रखिएगा जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में इसको लिखेंगे तो जैसे अपन इसको जो है आई के फॉर्म में लिए, ठीक है, अब इंडेसिस आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं लेकिन सेम इंडेसिस चूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आई लिया, ठीक है, म्यू डैश आई लिया यहाँ पे, और ये समेशन जे इक्वल टू 1 से कहाँ 3 ले लिया। अब इसको आई लिया तो इसको जे ले लिया मैं, इसको भी आप आई नहीं ले सकते, ठीक है, इसको भी आप आई नहीं ले सकते, सेम सेम इंडेसिस यूज नहीं करेंगे। इसको आप आई नहीं ले सकते, इसको के ले लीजिए, इसको जे ले लीजिए, इसको डब्ल्यू ले लीजिए, भी ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो लेंगे जे, ठीक है, या फिर डब्ल्यू या फिर भी जो भी यहाँ लेंगे वो यहाँ म्यू के साथ रहेगा और वहीं इंडेसिस जो है यहाँ भी रहेगा। यानी कि जो इंडेसिस आप समेशन के साथ यूज कर रहे हैं वही इंडेसिस यहाँ ऊपर में रहेगा और यहाँ जो हमने लिया है कंपोनेंट लिया वेलोसिटी के लिए जो हमने यूज किया लेटर म्यू, उसके साथ भी रहेगा।
तो ये इसका लिखने का तरीका है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में लिखने का तरीका है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाया होगा, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में यूज होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो इंडेसिस है यहाँ पे, वो कहाँ पे है, नीचे पे है, यानी कि सबस्क्रिप्ट है। क्या है, सबस्क्रिप्ट है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, ये मान लीजिए मैं डेल्टा लिखा, ठीक है, क्या लिखा है, डेल्टा लिखा। अब यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे लिख दिया मैं आई, क्या लिख दिया यहाँ पे, आई लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, या फिर जे है मान लीजिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया के, ये हो गया के। तो जो ऊपर में मैंने लिखा था वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा, जो नीचे में रहेगा वो सब स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो यहाँ नीचे में क्या है, नीचे में है ये स्क्रिप्ट, इसलिए ये सब स्क्रिप्ट है, यानी कि कोवेरिएंट टेंसर है ये। कॉन्ट्रा यानी कि ऊपर में इंडेसिस, कोवेरिएंट टेंसर यानी कि नीचे में इंडेसिस। तो ये हमारा कोवेरिएंट टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ना होकर के क्या है, कोवेरिएंट टेंसर है। और कितने रैंक का है, रैंक ऑफ 1 का है, ठीक है, कितने रैंक का है, रैंक ऑफ 1 का है। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये कोवेरिएंट टेंसर हो गया, और इसके ऊपर में जो हमने सॉल्व किया था वो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हो गया। अब इसके थोड़ा सा आगे और जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कंपोनेंट्स विच ट्रांसफॉर्म बाय मीन्स फार्मूला लाइक 11.38, जो इसके पहले जो हमने पहले फार्मूला निकाला था, ये तो 11.39 है, इसके पहले जो हमने कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए फार्मूला निकाला था उसको क्या बोल रहा है, इस आर कॉल्ड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। ऊपर में डैश करके लिया है हमने, तो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। जिसका रैंक नहीं रहेगा वही स्केलर रहेगा, 0 रैंक का रहेगा, और रैंक 1 रहा मतलब वो वेक्टर है। तो वहाँ पे एक ही इंडेसिस यूज़ किया था हमने, और यहाँ पर भी कोवेरिएंट में भी हमने एक इंडेसिस यूज़ किया है। तो एक इंडेसिस यूज़ किया मतलब 1 रैंक है, और 1 रैंक मतलब क्या है, वो वेक्टर है। ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा है, वेक्टर एंड रिटर्न एज सुपरस्क्रिप्ट, मैं इसी का बात कर रहा था, सुपरस्क्रिप्ट एस, ठीक है, वी डैश एंड द कंपोनेंट्स विच ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 11.39 आर कॉल्ड कोवेरिएंट टेंसर। और यहाँ पे जो है ये 11.39 है वो हमारा कोवेरिएंट टेंसर कहलाएगा। एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये भी वेक्टर ही है क्योंकि 1 रैंक का टेंसर है। एंड रिटर्न एस, रिटर्न विद द सबस्क्रिप्ट एस वी आई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, सॉरी म्यू आई, या फिर वी आई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे म्यू हो या फिर वी हो, आप भी ले सकते हो, म्यू ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर कैसे निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में कैसे चेंज किया जाता है। आप वेलोसिटी कंपोनेंट लेके कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर आसानी से बता सकते हैं, और इजिली रैंक ऑफ टेंसर भी वहाँ पे आप बता सकते हैं कि यदि रैंक ऑफ टेंसर 1 है तो वो वेक्टर है, यदि रैंक ऑफ टेंसर 0 है तो वह क्या है, स्केलर है। तो आप क्वांटिटीज भी वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि वह स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसके बाद थोड़ा सा मिक्स टेंसर के बारे में भी जान लेते हैं। मिक्स टेंसर के बारे में थोड़ा सा बाद में जानेंगे, इसी को थोड़ा सा डिटेल और पढ़ लेते हैं।